अगर आपको याद हो तो हमने बिजनेस फाइनेंस जो था इसको कवर करना था अपने फ्राइडे वाले सेशन में, लेकिन हम इसको नहीं कवर कर पाए थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लैग बहुत हो रहा था, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे सेशन को। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया था कि इसको पोस्टपोन कर लेते हैं ताकि मैं टेक्निकल इश्यूज़ को चेक करूं और फिर उसके बाद हम इस सेशन को जो है ना वो दोबारा से कंटिन्यू करें। मीनवाइल मुझे पिछले 2 दिनों में बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं कि जिनको देख के मुझे लगा है कि बच्चों की बहुत ही बेसिक्स जो है ना उनके वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी बहुत वीक हैं। एक बात तो हमने की थी, हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपसे जो है ना वो इनपुट लिया था, तो आपने मुझे बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में आती है। इसके अलावा जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें इकट्ठी होकर आती हैं। बट द थिंग इज़ के जब आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने देखे तो मुझे और भी हैरानगी हुई। वो इस वजह से कि बच्चों के जो सवाल थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जिनको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि यार यहाँ तो इस बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा है तो फिर इसने जो है ना वो बस वक्त ज़ाया किया। बहरहाल इन दोनों केसेस में अब मुझे ये चीज़ समझ आई है कि शायद 1 या 2 दिन के सेशन से आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं या आप लोगों के जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो इसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के प्लान्स हैं मेरे जहन में, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, आप लोगों से इनपुट भी लूँगा ड्यूरिंग दिस सेशन, और फिर हम उसको देख लेंगे कि हम उसको क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने पिछले सेशन में ली थी वो ये थी कि इंटरेस्ट की बेसिक्स पढ़ी थी कि इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस लिए चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो एक बंदे के पैसे को यूज़ करते हो तो द प्रिविलेजेस जो आप यूज़ करते हो उन प्रिविलेजेस के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि इस चीज़ को सीधा रखने के लिए एक एनुअल परसेंटेज में रेट को डिफाइन कर दिया जाता है जी, 10%, 5%, वॉट एवर। तो इस तरीके से आपका जो है वो रेट डिफाइन करने की वजह से आप परसेंटेज वाइज रेट जो है ना वो लगा सकते हैं और उस परसेंटेज वाइज रेट की बेसिस के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि इंटरेस्ट जो है ना उसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंटरेस्ट को अप्लाई करें उस अमाउंट के ऊपर जो आपने ओरिजिनली ली है और उसी इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट को जो रेट है इंटरेस्ट का उसको अप्लाई करते चला जाएं। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, इंटर कंपनी लोन्स होते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपके इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा था कि S इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी। रेट होता है, आर होता है रेट जो कि इंटरेस्ट रेट भी होता है, कुछ लोग इसको आई पढ़ते हैं, उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। टी इज़ द टाइम, और ये रेट और टाइम ये दोनों एनुअल होने चाहिए। और फिर अगर हम लोग एक टाइम पीरियड के दरम्यान में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू पी आर टी। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम लोग ये सोचें कि जनाब जो इंटरेस्ट अप्लाई करना है वो उस तमाम अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना है जो रिसीवेबल है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल रिसीवेबल है या इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जिसमें टाइम जो है वो आपका एक्सपोनेंट में चला जाता है। दिस इज द डिफरेंस। तो एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी और आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1। इस तरीके से ये 2 फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा, हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें ना तो सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ हुआ ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ यूज़ की जाएगी दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला समझेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर या तो कंपाउंड का वर्ड, कंप्यूटेड का वर्ड, रीसेट्स का वर्ड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इस तरह के वर्ड्स लिखे गए होंगे। पॉपुलेशन के इंक्रीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस बाय डिफ़ॉल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये बात हम लोगों ने की थी। इसके बाद हम लोगों ने ये बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहला कंपैरिजन डिफरेंस था वो ये था कि रेट जो है वो हर साल सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होता चला जाता है, जिससे हर साल का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सेम निकलता है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन इसमें की थी। ठीक है जी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट बनता है वो समझ लें कि उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और अगले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो पिछले साल के प्रिंसिपल
प्लस पिछले साल तक का जितना इंटरेस्ट आया था तो उसके ऊपर अप्लाई होता है, राइट। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करते चले जाते हैं। हर साल के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले साल का इंटरेस्ट 1000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210, 11333 1331, और इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट है ये थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता चला जाता है, ठीक है जी। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले सेशन में देख ली थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि साल में एक से ज़्यादा दफ़ा कंपाउंडिंग्स होती हैं, और जब मल्टीपल कंपाउंडिंग्स होती हैं तो फिर उस वक्त हम लोग फार्मूला के अंदर एक चीज़ लेके आते हैं जिसे हम कहते हैं एन, कि साल में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है उसको बताने का जो तरीका होता है वही होता है कि 9% कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में ना बताया हो तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है। अगर आपको कहे जी 9% कंपाउंड सेमी एनुअली, तो दिस मीन्स कि जो इंटरेस्ट है उसमें एन जो होगा वो 2 होगा। और इसी तरीके से हाफ ईयरली का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, क्वार्टरली, मंथली और डेली। इस केस में जो साल में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग होती है इसे हम एन कहते हैं, तो एन 1, 2, 4, 12 या 360 हो सकता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की कंपाउंडिंग जो है ना वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है एन, और जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला में आपके पास आर लिखा हुआ है उसे एन से डिवाइड कर देना है, और जहाँ जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है इसे एन से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो आर है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये ईयरली रेट होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा 1 साल का होता है। और ये जो टाइम है इसके बारे में भी हमने बात किया कि टाइम हमेशा हम ईयर्स में लिखते हैं। तो अगर आपके पास एक फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, तो ये फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि आर ओवर एन और टी इंटू एन हो जाएगा। इसी तरीके से इफ़ यू हैव अ फार्मूला विच इज़ इंटरेस्ट फार्मूला इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1, इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट के फार्मूले को, तो जनाब r डिवाइडेड बाय n हो जाया करेगा, t मल्टीप्लाई बाई n हो जाया करेगा। तो ये जो दो फार्मूले हैं, दीज टू फार्मूलाज आर एक्चुअली द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या होती है। फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपाउंडिंग का और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्काउंटिंग का। हमने कहा था कि टाइमलाइन के ऊपर दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, एक p होती है और एक s होती है। अगर हमारे पास p है और हम s फाइंड कर रहे हैं तो हम एक्चुअली p को मल्टीप्लाई करते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ, और अगर हमारे पास s है और यहाँ से हम p फाइंड करते हैं यानी कि टाइम में पीछे जाते हैं तो हमने s को मल्टीप्लाई करना होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। अगर हम कंपाउंडिंग फैक्टर की बात करें तो ये होता है जी 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो होता है जी 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी, राइट। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जनाब अगर हम लोग पिछले टाइम से यानी कि टाइम लाइन में पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं तो जो टाइम होता है इसके साथ प्लस का साइन होता है, यानी कि कोई साइन नहीं होता, और जब हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो नेगेटिव साइन होता है। फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 के इक्वल आंसर आता है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि ये जो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग फैक्टर जो होगा वो 1 ओवर डिस्काउंटिंग फैक्टर के इक्वल होगा एंड वॉइस वर्सा। हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोगों ने इसके बाद ये बात की थी कि ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने, जैसे पूरी एक फिज़िकल क्लास में पढ़ाते हैं, मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके नियर पियर से इजाज़त लेके ये वीडियो जो है ना ये मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। ये था जी वो कंटेंट जो आपको अवेलेबल है। आप एक बच्चा कह रहा है जी सर इसका लिंक सेंड कर दें, तो इसका लिंक का तरीका पता है क्या होगा, आपको मैंने ये तमाम चीज़ें ये वाली स्लाइड भी PDF में कन्वर्ट करके सेंड की हुई हैं, तो आपने वो स्लाइड ओपन करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये क्लिकेबल होगा, जब आप उस स्लाइड में उस जगह पे जाएंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड ओपन हो जाएगी, वीडियो ओपन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि जब मल्टीपल कंपाउंडिंग्स आ जाती हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 9% कंपाउंड मंथली है तो
अगर गौर से देखा जाए तो साल में 9% नहीं, लेकिन 9% से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा होता है। हमें 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट कितना मिल रहा होता है? हमें एक्चुअली 9.3806% का इंटरेस्ट एक साल में मिल रहा होता है। ये क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि साल में जब हम एक से ज़्यादा दफ़ा कंपाउंडिंग करते हैं तो जैसे ही एक कंपाउंडिंग पीरियड ख़त्म होता है, उसके पास जो प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें जो इंटरेस्ट बना होता है इस साल का, वो भी ऐड हो जाता है, और अगले पीरियड के लिए ये वाली दोनों चीज़ों के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे जैसे हम लोग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, कंपाउंडिंग पीरियड छोटा करते चले जाएंगे, ये दोनों बातें आपने देखनी है। तो आपने जनाब यानी कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं, यानी कि साल में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, और कंपाउंडिंग पीरियड को जो है ना वो छोटा करते चले जाएं, यानी कि एनुअल है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है जी। तो जब आप ये काम करते चले जाएंगे तो जनाब होगा क्या? होगा ये कि आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क यहाँ पे आएगा कि एक बैंक अगर आपको 9% इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड एनुअली दे रहा है, और एक बैंक अगर आपको कंपाउंड सेमी एनुअली दे रहा है, तो दोनों में से उनकी फेस पे, उनकी शक्ल से देखेंगे तो लग रहा है कि दोनों सेम प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो बैंक है जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के साथ चल रहा है, ये हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, 9.2025 इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसलिए इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखना कि भाई किस तरीके से इसका इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट निकाला जाए, इसका एनुअल रेट निकाला जाए, इफेक्टिव रेट निकाला जाए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट रेट्स के दरमियान में कंपैरिजन कर सकें, राइट। तो कंपैरिजन के पर्पसेस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें इफेक्टिव रेट जो होता है 1+r डिवाइडेड बाय n पावर n -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने 9% के हिसाब से आपको एग्जांपल में दे भी दिया है कि जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, आपका इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब एग्जामिनर यहाँ से आपसे सवाल कैसे पूछ, आपके पास एक बैंक है जिसे हम कहते हैं बैंक ए। बैंक ए आपको ऑफर कर रहा है कि भाई 9.1% कंपाउंड एनुअली मेरे से इंटरेस्ट ले लो, मेरे पास अपने पैसे जमा करा दो। बैंक बी कहता है भाई ऐसे करें कि आप 9% कंपाउंड सेमी एनुअली ले लें और मेरे पास अपने पैसे जमा करा दें। तो शायद आपको देख के ये लग रहा हो कि बैंक ए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन बैंक ए का इफेक्टिव इंटरेस्ट 9.1% है और बैंक बी का जो इफेक्टिव रेट है डैट इज़ 9.2025%। ये भी हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा था। तो भाईजान हुआ ये कि जब इन दोनों के दरमियान में क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी तो फिर आप बैंक बी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको इफेक्टिव रेट ज़्यादा बेहतर दे रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि दो डिफरेंट रेट्स के दरमियान में आप किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, जबकि एक की कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली है और एक की कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। बहरहाल हम लोग अपनी बात को कंक्लूड कर दें। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे जैसे जो है वो रेट में डिफरेंस आता चला जाएगा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आता चला जाएगा, तो साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनता है, ताकि आप इजीली दो डिफरेंट रेट्स के दरमियान में जो है ना वो कंपैरिजन कर सकें। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो जनाब सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, उनके बारे में हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि एक है जी टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि टाइप्स जो है मैंने बनाई है, डिफरेंट टाइप्स में क्वेश्चंस को डिफाइन कर दिया है ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं जी, वन अननोन वेरिएबल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। देखिए आपके पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, एस होता है, पी होता है, टाइम होता है और आर होता है। इन 4 में से कोई 3 वेरिएबल्स आपको दे दिए जाएँ और बाकी एक वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप वो जो सिंपल बेसिक फार्मूलाज हैं आप उनको इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, टाइप 2 के क्वेश्चंस, टाइप 2 के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? ये यानी कि बताया जाता है कि जी आपके पास कुछ पैसे थे, वो 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 10 गुना हो गए, कितनी देर में कितने गुना हो जाएंगे, इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा ये टाइप 3 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपने डिफरेंट पार्ट्स में पैसों को इन्वेस्ट किया होता है। अब देखें जैसे ही यहाँ से आप आगे की तरफ जाते चले जाएंगे तो ये कुछ थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन बेसिक क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन कराई जाएगी, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो ना सिर्फ आपके फाइनेंस के कॉन्सेप्ट चेक हो रहे होंगे, बल्कि इसके अलावा आपके ये जो मैथ एबिलिटी है, आपकी लॉजिक है, ये चेक होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ कि ये पजल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना जी। इसमें क्वेश्चंस आपको ना सिर्फ क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से जो है ना वो सॉल्व करना है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट भी किए हुए हैं। जैसे टाइप 1 के क्वेश्चंस तो इजी क्वेश्चंस हैं, उनको तो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस थे उसमें ये था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो सवाल में उसने आपसे टाइम पूछा है। फॉर ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसे हैं, टू डबल इट सेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। रेट उसने आपको बताया 10% है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, पैसे डबल हो जाएंगे। तो ना उसने आपको बताया पैसे कितने हैं। हाँ, हम इसमें ये कर सकते हैं कि x अज्यूम कर लें कि हम कहें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, तो जो फ्यूचर अमाउंट है दैट विल बी 2x। वो x स्केयर नहीं होगी, ठीक है जी, वो 2x होगी। तो जनाब हम s को रखेंगे 2x, और फिर इसके बाद टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है, और रेट जो है वो है जी 10%। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, हम लोग कहेंगे जनाब कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें ये सारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दैट इज एस इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी, एस विल बी 2x, p विल बी x, 1 प्लस रेट इज 0.10 एंड t इज टाइम। x से कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन रह जाएगी जिसमें एक ही वेरिएबल है विच इज टाइम। तो फिर अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन अमाउंट इज x। ओए होए होए, तो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में उसने बताया कि वो x है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%, रेट बताया जी 13% है। आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ x। तो टाइम अगर 5 साल गुजर जाए तो s कितना होगा, और ना उसने बताया ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ना बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है, ठीक है जी। तो हमारे पास है s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी। आप वैल्यूज पुट इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.65x, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सपोज एन अमाउंट ऑफ x इज इन्वेस्टेड एंड द इन्वेस्टर रिसीव 3 times ऑफ x, यानी कि उसने 3 गुना x के वापस रिसीव कर लिए। अब ये क्या होता है, यानी कि उसने x इन्वेस्ट किया और उसको 3x मिले, तो इसका मतलब है कि p इज x एंड s इज इक्वल टू 3x। जो फ्यूचर वैल्यू थी वो 3x मिली थी। इंटरेस्ट रेट इज 10%, r इज इक्वल टू 10%। हाउ लॉन्ग वुड इट रिक्वायर टू बी इन्वेस्टेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको 3 गुना जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 years। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ पैसे हैं जो डबल हो जाते हैं 10 सालों में। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी 4 times इज, ठीक है जी। ना उसने आपको रेट बताया, कुछ भी नहीं बताया। उसने एक सिनेरियो बताया, उसने कहा कि कुछ पैसे हैं तो वो डबल हो जाते हैं, यानी कि p अगर x हो तो s जो है वो 2x होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो टाइम है उसने बताया है जी 10 years, ओके। तो रेट आप यहां से फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद ये वाली जो बात है, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी 4 times, ये आपका सेकेंड सिनेरियो बनेगा कि आपने प्रिंसिपल रखा x, सम रखा 4x, रेट टाइम अब आपने फाइंड करना है। रेट वो होगा जो यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पैसे उसने बताया हुआ है कि डबल हो जाएंगे 10 सालों में, तो हम लोगों ने पहले इस सिनेरियो के लिए रेट फाइंड आउट करना है। तो जनाब फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, सम है जी 2x, p है जी x, रेट है जी, आपने रेट फाइंड करना है, तो टाइम है जी 10 years। तो x से कट गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10r, या हम कह सकते हैं कि 10r इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, r इज इक्वल टू 1/10, यानी कि r इज इक्वल टू 10%।
ओके, इसका मतलब ये है कि इस सिनेरियो में जो रेट है वो है जी 10%। अब मैंने यहाँ पे 10% रखना है और टाइम निकालना है, जो कि इस क्वेश्चन में भी किया था, इससे पीछे वाले सवाल में भी किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट। हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं एक दफ़ा। एक बच्चे ने कहा कि जी सर आपने अभी तक कितने टॉपिक्स करा दिए हैं, मेरी पहली क्लास है क्यूएम की। तो भाई कोई बात नहीं, ग्रुप में मैसेज करना तो तुम्हें बता देंगे। अभी तक मैंने चैप्टर 10 और 13 करा दिया है और ये फिनांस की दूसरी क्लास है। सर जब सवाल में कुछ गिवन नहीं होगा तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया। सर अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा तो हम किस इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे, ये बता दिया आपको। थोड़ा सा हौसला किया करें सवाल पूछने से पहले, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा ही हो रहा होता है कि मैं क्वेश्चंस को जो चीज़ें बच्चों के ध्यान में आ रही होती हैं उनको डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो फ़ौरन से सवाल ना पूछ लिया करें। सर थोड़ा जल्दी हो रहा है, प्लीज़ स्लो करें। दानियाल भाई अगर आपको ये भी जल्दी लग रहा है ना, तो फिर आप मेरे ख्याल से रेगुलर कोर्स पढ़ें और उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं इस वक्त बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि उनको चीज़ें आती हैं, और ये रिवीजन क्लास है, ये प्रिपरेशन क्लास नहीं है। तो अगर आपको ये भी जल्दी लग रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो फिर इतनी अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं जी, टाइप 3 के क्वेश्चन देखने हैं। टोटल ऑफ 14,000 इज इन्वेस्टेड। ये उस तरह के सवाल हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वो डिफरेंट पार्ट्स में इन्वेस्ट की होती है। हर पार्ट का रेट डिफरेंट हो सकता है, हर पार्ट का टाइम डिफरेंट हो सकता है, तो वो डिफरेंट स्ट्रीम्स और डिफरेंट वेज में जो है ना वो आपको इंटरेस्ट कमा के दे सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में कोई फार्मूला देखें कोई डिफरेंट नहीं लगता, फार्मूला वही लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है कि इस तरह के सवालों को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें दोनों डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम्स वगैरह को जहन में रखना होता है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, फॉर्मूले इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, ए टोटल ऑफ ₹14,000 इज इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर। आपके पास टोटल 14,000 रुपये हैं और एक साल के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। पार्ट एट 5% एंड द रेस्ट एट 6%। तो जनाब जो बात आपको बताई जाए आप कोशिश करें कि उसको अपने पास रफ पे नोट करते चले जाएं, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। वर्ड पढ़ते जाएं और उनको ग्राफ्स में, उनको इस तरह से जो है ना वो फ्लो चार्ट्स वगैरह में डालते चले जाएं, ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन था क्या और ये आपने लिखा क्या था। अच्छा जी, तो जनाब 14,000 रुपए हैं, ये दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किए गए हैं। एक पार्ट को हम पार्ट ए कह सकते हैं, एक पार्ट को पार्ट बी। अच्छा जी, और टाइम ये वाले भी एक साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है और ये वाला भी एक साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है। एक जो है उसका रेट था 5% और एक था जिसका रेट था 6%। ठीक है जी। इफ ₹740 इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% इज, इन दोनों का जो इंटरेस्ट था इसका भी और इसका भी, इन दोनों को जब हमने ऐड किया कि इंटरेस्ट ऑफ ए और इंटरेस्ट ऑफ बी, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो बना 740। अच्छा, इंटरेस्ट का फार्मूला देखते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है। ओके, अब ज़रा देखें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के केस में कितनी है, ए है, तो मैं इसकी जगह पे ए लिखूंगा, रेट की जगह पे 0.05 और टाइम की जगह पे 1 साल, प्लस अगर हम बी के प्रिंसिपल की बात करें तो डैट इज़ बी, इंटरेस्ट रेट है जी 0.06 और टाइम है जी 1 साल, तो ये बनेंगे 740 रुपये। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 0.05 ए प्लस 0.06 बी, तो ये बनते हैं जी 740 रुपये। तो ये एक इक्वेशन आ गई है जिसमें ए और बी इस्तेमाल हुए हैं और हमें ये पता है कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इसके अलावा अगर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हों तो फिर हमें दो ऐसी इक्वेशंस चाहिए जिनमें वो दोनों अननोन वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हों, तो फिर हम लोग उन दोनों वेरिएबल्स की जो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात उसने हमें यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की तौर पे दी है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी करें, तो मेरे पास 14,000 रुपये आते हैं। अब जनाब हमारे पास दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं। एक दो बच्चों ने मेरा सर खा मारा कि जी मुझे बताएं कि ये आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जनाब अभी मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस कैलकुलेटर में आपने करना ये है कि आपने मोड पे क्लिक करना है और यहाँ से 5 इक्वेशंस पे क्लिक करना है
और उसके बाद नंबर 1 इक्वेशंस के ऊपर। तो आपने ए, बी और सी की जगह पे वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो कि यहाँ पे ए के साथ वो लिखेंगे जो ए के साथ जो लिखा हुआ है वो पहले यहाँ पे एंटर करेंगे, जो बी के साथ लिखा हुआ है वो यहाँ पे, जो सी के साथ लिखा हुआ है वो यहाँ पे। और ये चीज़ें जो है ना ये मैं वीडियोस की फॉर्म में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.05, फिर इक्वल टू 0.06, फिर इक्वल टू, फिर 740 इक्वल टू। तो पहले वाली इक्वेशन के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो आपने पुट कर दिए यहाँ पे 1, 1 और 14,000। तो जब आप इक्वल टू प्रेस करने के बाद एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x इज़ 10,000, यानी कि जो पहला वेरिएबल था वो 10,000 था, जिसको यहाँ पे हम a कह रहे हैं, और दूसरा है जी 4,000। तो 10,000 और 4,000 ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहला है जो 5% पे इन्वेस्ट हुआ है डैट इज़ एक्चुअली 10,000, जो 6% पे इन्वेस्ट हुआ है डैट इज़ एक्चुअली 4,000। तो जनाब उसने हमसे ये पूछा था कि अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, तो 5% वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, ए है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी 10,000। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से था कि जॉन इन्वेस्टेड मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखें उसने बता दिया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, 5% पर एनम एंड 10% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप अपने आप से अगला सवाल ये पूछते हो कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी उसने यहाँ पे नहीं बताई, तो दिस मीन्स कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, बिल्कुल एनुअल कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ interest accrued to the 2 schemes together in 2 years is 2075, then the total amount invested was 15,000, find out the amount invested in scheme A। बिल्कुल डिटो सेम सवाल है, वहाँ पे 5% और 6% था, यहाँ पे 5% और 10% है। वहाँ पे 14,000 था, यहाँ पे दोनों को 15,000 किया। वहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट था, यहाँ पे 2 सालों का इंटरेस्ट है। वहाँ पे 740 रुपये इंटरेस्ट बन रहा था, यहाँ पे 2,075 रुपये सवाल इंटरेस्ट बन रहा था। तो ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी टाइप 4 के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 4 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 सिनेरियोज दे दिए जाते हैं, उन दोनों सिनेरियोज में 2 मिसिंग वेरिएबल्स होते हैं और आपने इन दोनों सिनेरियो से 2 इक्वेशंस बनानी होती हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ बोथ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू ₹6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज़ें अननोन है, प्रिंसिपल अमाउंट भी अननोन है, रेट भी अननोन है, लेकिन इसने आपको बाकी 2 चीज़ें दी हैं, लेकिन वो 2 दफ़ा दे दी हैं। तो यानी कि आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये है सिनेरियो 1 में, वो ये है कि अगर आपका टाइम हो 2 years तो आपका जो अमाउंट है, जो फ्यूचर वैल्यू है वो 6,200 बन जाती है। सिनेरियो नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर आपका टाइम हो 3 साल तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू है डैट इज़ 7,400। आपने पी फाइंड करना है, आपने रेट फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपने पी फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। लेकिन क्योंकि ये सेम सिनेरियोज हैं, सेम क्वेश्चन से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों सिनेरियोज, इन दोनों में पी और आर सेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा जी, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट लगाने का मतलब ये है कि सिनेरियो 1 से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी होता है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे 6,200 इज इक्वल टू योर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इज अननोन तो हम उसकी जगह पे पी लिख देंगे, रेट की जगह पे आर लिखेंगे, सॉरी 1 प्लस आर इज योर रेट एंड टी इज योर टाइम, टी इज 2 years। ठीक है जी। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम इसकी बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो दैट इज 7,400 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 3 आर, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये वाली इक्वेशन भी बन जाएगी। अच्छा, तो 2 इक्वेशंस बन गई हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट तो यहाँ से p अलग कर लें, p इज इक्वल टू 6,200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r, और यहाँ से भी p अलग कर लें 7,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r। और आपको पता है कि अगर 2 इक्वेशन हो जिनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती है। 6,200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 7,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r।
तो अब आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से r निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वॉज क्वेश्चन जो कि नीचे लिखा हुआ है, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years। ना उसने अमाउंट बताई और ना ही उसने टाइम बताया। अब देखें, पहले उसने अमाउंट नहीं बताई थी और रेट नहीं बताया था। अब उसने टाइम नहीं बताया। इट अमाउंट्स टू ₹400 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% इट अमाउंट्स टू ₹200। टाइम फाइंड आउट करना है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सिनेरियो क्वेश्चंस में आपने दो इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और दोनों इक्वेशन को आपने पैरेलल सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। टाइप 5 के क्वेश्चंस देखते हैं जी। एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप पहले कुछ किया, फिर बाद में कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर बाद में पैसे चेंज कर लिए, रेट चेंज हो गया, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी वो लगेगी टाइम लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है। कोशिश करें कि हर फाइनेंस के सवाल में टाइम लाइन ड्रॉ करें और उस टाइम लाइन की बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखते हैं, पर्सन इन्वेस्टेड ₹25,000 इन सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। ओके, आफ्टर 3 years he withdraw ₹20,000 from the account and invested in a certificate of deposit paying 12% interest compound monthly, leaving the remainder in the saving account। ठीक है जी, यानी कि हुआ ये कि एक बंदे ने जो है ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए? 25,000। तो आप एक टाइमलाइन ड्रॉ करें जिसके बिल्कुल शुरू में 25,000 आप लिख दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट था इसका डेट वॉज 12% और कंपाउंडिंग क्या था? सेमी एनुअली था। तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब है N2 होगा। ठीक है जी। और 3 साल तक ऐसे ही होता रहा। तो जब 3 साल गुजर गए, आपके पास कुछ पैसे बने होंगे जिसे हम S कह सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर 3 years ही विड्रॉज ₹20,000 फ्रॉम द अकाउंट। तो इन पैसों में से उसने 20,000 माइनस कर दिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा बने होंगे ना। देखिए 25,000 था, इवन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो पैसे तो ज़्यादा बन गए होंगे। तो हुआ ये कि इन पैसों में से जब उसने कुछ पैसे जो हैं वो विड्रॉ कर लिए, तो फिर उन पैसों को उसने दोबारा इन्वेस्ट किया। और वो कब वो इन्वेस्ट किया है? लिविंग द रिमाइंडर इन द सेविंग अकाउंट। और वो उसने इन्वेस्ट किए 12% कंपाउंड मंथली के ऊपर। यानी कि ये जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इसका रेट भी 12% है और इसकी कंपाउंडिंग 12 है। पहले की कंपाउंडिंग 2 थी, इसकी 12 है। लिविंग द रिमाइंडर इन द सेम अकाउंट। तो इस अकाउंट में जो पैसे रिमेनिंग रह गए हैं वो भाई 20,000 माइनस करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हाउ मच इज हिज टोटल अमाउंट 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ द सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आपने परचेज किया है इसके 2 साल के बाद, यानी कि 2 years के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए होंगे? तो जनाब 20,000 रुपये तो उसने वहां से निकाले और 20,000 रुपये तो 12% के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। एक तो उसके पास ये पैसे आए होंगे, दूसरा इसमें से ये माइनस करने के बाद जो ये पैसे बचे होंगे ये भी तो उसने इन्वेस्ट किए होंगे ना 2 साल के लिए, क्योंकि उसने लिखा हुआ है लिविंग द रिमाइंडर इन द सेविंग अकाउंट। सेम सेविंग अकाउंट के अंदर उसने ये पैसे रहने दिए। तो फिर जनाब ये जो पैसे उसके पास अब बने होंगे, एक तो जो है ये वाले पैसे, ये 12% कंपाउंडिंग 2 years के लिए, कंपाउंडिंग ट्वाइस इन ईयर्स के लिए 2 साल के लिए ये वाले पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे और ये वाले पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे। तो फिर अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। अब देखें, एक्चुअली इस सवाल की जब टाइमलाइन हमने ड्रॉ की तो हमें पता चला कि हमें इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये वाला जो 25,000 का प्रिंसिपल है इसकी 3 साल के बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे उसकी फिर 2 साल के लिए, और ये जो 20,000 है इसकी भी 2 साल के लिए डिफरेंट रेट के ऊपर हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेशन पहली वाली जो है वो आपको पता है कि S = P × 1 + RT। अब देखिए R⁻T होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये फार्मूला एक ही हमने पढ़ा है अभी तक, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ के जब आपने उसके ऊपर अप्लाई किया
तो फिर आपको पता चला कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले के अलावा आपकी बाकी मैथ की लॉजिक भी चेक होगी कि कौन सा फार्मूला किधर लगेगा, टाइमलाइन कैसे बनेगी, और इस तरह के क्वेश्चंस की टाइमलाइन आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करें, लेकिन एक वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बार बार डिफरेंट टाइप के टीचर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को पकड़ के करने की कोशिश करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो टाइप बाय टाइप मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, आप उन टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस के साथ जो है ना वो चलें और उन क्वेश्चंस की टाइप को ज़हन में रखते हुए सॉल्व करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने टाइमलाइन ड्रॉ की और इस टाइमलाइन की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। अच्छा, तो पहले वाला जो स्टेप नंबर 1 होगा, मैं कहता हूँ जी कि इसका फॉर्मूला होगा जी S = P × 1 + RT। तो प्रिंसिपल है जी 25,000 का, और 1 है प्लस रेट कितना है जी, इस वक्त 12% है, और आपको पता है कि जब n होता है तो हम n से r को n से डिवाइड करते हैं। टाइम कितना है जी, 3 ईयर है, इसको फिर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी डैट इज़ व्हाट। अच्छा, अब नॉर्मली होता ही है कि ये बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो मैंने इसके लिए जनाब एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है, मैं जिसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो वो एक्सेल की शीट मुझे खुद ही जो है ना वो आंसर निकाल के दे देती है कि जनाब इसका ये आंसर है। तो उस एक्सेल की शीट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। आप तो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो जनाब हम बात कर रहे हैं इसकी। कंपाउंड इंटरेस्ट है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट में पी आपको दिया होगा, पी अगर आपके पास है तो कितना है जी 25,000 है, तो मैं यहाँ पे 25,000 लिख देता हूँ, एस नहीं लिखता। रेट कितना है, रेट है 12%, कंपाउंडिंग साल में 2 दफ़ा है, और टाइम है 3 साल, तो यहाँ पे ये पैसे बन जाते हैं 35,463 रुपये। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्सेल के फार्मूले लगाए हुए हैं, ये शीट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अगर एक सवाल सॉल्व किया है और आपने देखा कि यार ये तो कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे आए, फार्मूले लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर औकात कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, दोबारा कैलकुलेशंस को चेक करने में भी मसला होता है। तो जनाब आप यहाँ पर रेलिवेंट इनपुट्स डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर रेलिवेंट आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो S = 35,463। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि S जो आ रहा है वो आ रहा है जी 35,463। उसमें से जब मैं 20,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 15,463। तो अब सेम है, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि ये जो 15,463 हैं ये 2 साल के बाद कितने बन जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 15,463 इधर लिख दूंगा। ठीक है, बहरहाल ऑन दी अदर एंड आप कैलकुलेटर के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, जो कि आपको आता ही है। 12% 2 साल के लिए, तो ये बनेंगे 19,521 रुपये। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 19,521 रुपीज़ बनेंगे। और ये जो 20,000 रुपये हैं जो उसने अब अलग से सर्टिफिकेट के अंदर जमा कराए हैं, 20,000 लिख दूंगा, रेट 12% ही है, कंपाउंडिंग 12 इन ईयर है, तो बनेंगे 25,395 रुपये। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25,395। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो फिर मेरे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा 35,916 मेरे ख्याल से आंसर होगा। आप लोगों से बात करने के दौरान मैंने इसको ऐड किया है, गलती भी हो सकती है। बहरहाल मकसद ये था कि हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें कि हम लोग एक टाइमलाइन को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जनाब एक बंदे ने इतने पैसे लिए, थोड़ी देर के बाद इतने पैसे मजीद ले लिए, या इतने पैसे वापस कर दिए। तो रूल क्या होता है कि जितनी अमाउंट जितनी देर तक आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी उतनी अमाउंट के ऊपर उतना इंटरेस्ट आपने पे करना है, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर ली है। एक और सवाल है जी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के अंदर। देखिए, एडम borrowed some money at the rate of 6%। एडम भाई ने कुछ पैसे परचेज किए, पैसे लिए 6% इंटरेस्ट के ऊपर फॉर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ा वो 6% था। इसके बाद 9% फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years। तो यानी कि ऐसे होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है कि अगर आप किसी बंदे से लोन लेते हैं, कुछ बैंक्स में या अक्सर गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हम लोग अपने नौजवानों को कर्जा देंगे, और वो कर्जा जो है वो नौजवान जो है ना वो उसको इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे वापस करेंगे। लेकिन अगर नौजवान कहते हैं नहीं जी मैं
पहले 3 साल आपको कोई कर्जा वापस नहीं करूंगा, मैं उसके बाद अगले 3 सालों में इंटरेस्ट वापस करूंगा, तो फिर बैंक क्या करता है जी, वो आपको एक हायर रेट अप्लाई करता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो तो वो फिर और हायर रेट अप्लाई करता है, वो कहता है कि नहीं, फिर आपको जो इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जिसमें कि लेंडर और जो बोरोवर है उन दोनों की रजामंदी शामिल होती है, वो जिस तरीके से भी करना चाहे वो कर सकते हैं। बहरहाल इस सवाल में क्या हुआ कि Adam borrowed some money at the rate of 6% for the first 2 years and at the rate of 9% for the next 3 years and at the rate of 14% for the period beyond 5 years। 5 सालों से ज़्यादा के टाइम के लिए जो है ना वो उसने इतना इंटरेस्ट रेट दिया। अगर इसने टोटल जो इंटरेस्ट पे किया वो 11,400 रुपये पे किया है, एट द एंड ऑफ 9 years हाउ मच मनी डिड ही बोरोड। ठीक है जी, तो जनाब इसकी अब टाइमलाइन बनाना ज़रूरी है कि हुआ ये होगा कि इसने कुछ पैसे लिए होंगे और पहले 2 सालों तक जो है ना वो उसने जो रेट लिया डैट इज 6%। कंपाउंड का जिक्र नहीं है तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगले 3 सालों तक जो है वो उसने जो लिया वो लिया जी 9% के ऊपर, यानी कि इसी के ऊपर उसने कहा जी 2 साल अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया अब तुम्हें ज़्यादा रेट पड़ेगा। ठीक है जी, तो और अगले 4 सालों तक, क्योंकि टोटल इसी तरह से 9 साल बनते हैं, 2 ये और 3 5 और 4 9, उसको जो रेट पड़ा डैट वाज 14%। तो उसने कहा है कि जी इन सारों का जो टोटल इंटरेस्ट मिला है तो वो बनता है जी 11,400 रुपये। तो अब ज़रा पी आपने फाइंड करना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको पता है प्रिंसिपल जो है ना वो फिक्स रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो हम लोग कहेंगे कि जो इंटरेस्ट है इसका, इसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 1, इसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 2 और इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 3। इन तीनों पीरियड्स का जब हमने इंटरेस्ट ऐड किया I1 I2 और I3 तो ये मेरे पास बना 740 नहीं, ये मेरे पास बना 11,400। अच्छा, पहले पीरियड के इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है, I इज इक्वल टू PRT का फार्मूला है, प्रिंसिपल अननोन है तो मैं कह सकता हूँ कि ये है जी प्रिंसिपल विच इज़ अननोन, रेट है जी 0.06 और टाइम कितना है जी 2 years। ठीक है, अच्छा, दिस विल बी इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1। इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 1, नॉट ईयर 1, पीरियड 1। इंटरेस्ट ऑफ पीरियड 2 की बात करते हैं तो उसमें सेकंड पीरियड में इंटरेस्ट अगर आपने अप्लाई करना है तो किस अमाउंट पे अप्लाई करेंगे? बिल्कुल जो ओरिजिनल अमाउंट आपने परचेज ली है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे P इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी, तो ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा दूसरे पीरियड का। तीसरे टाइम पीरियड के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.14 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये जो है ये इस पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमने इंटरेस्ट के बारे में जो चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो ये दी थी कि ये सारे इंटरेस्ट मिलाएं तो 11,400 रुपये बनते हैं। तो हमने कहा पहले पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा डैट विल बी इक्वल टू 0.12p प्लस दूसरे टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा डैट विल बी इक्वल टू 0.27p प्लस 0.56p डैट विल बी इक्वल टू 11,400। तो अब जब 11,400 रुपये के साथ आप यहाँ से P कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़रा P कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि P क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत देर से तमाम बच्चे जो है ना वो तकरीबन सोए हुए हैं, पता नहीं आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो ज़रा इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं कि P का आंसर क्या आ रहा है। ये जो इक्वेशन आपके सामने मैंने दे दी है, आप लोगों का वेट करूँगा मैं। P बताएँ क्या होता है, क्या आंसर आ रहा है जिसका। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलें कोई बात नहीं बाकी और बच्चे सॉल्व कर लेंगे, तो फिर यकीन मानें कि सारे बच्चे ये सोच रहे हैं। जी ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने आप मुझे बताना शुरू कर दिया है। तो प्रिंसिपल जो है ना वो 12,000 रुपये के इक्वल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम करते इस सेंस में कि सारा सिनेरियो हर चीज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो आपको कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है पहले साल का, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? राइट, फिर हम क्या करते? देखें, पहले साल का इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर T माइनस 1। और हमें हर एक के साथ जो है वो ये वाला
कैलकुलेशन करनी पड़ती है और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते और फिर उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करते। फॉर एग्जांपल पहले पीरियड की अगर हम बात करें तो पहले पीरियड का जो इंटरेस्ट बनना था फिर वो बनना था पी तो अननोन था 1 प्लस रेट कितना था जी 0.06, पावर कितनी लगनी थी जनाब इसके साथ पावर लगनी थी 2 सालों की, तो पावर बननी थी 2 माइनस 1। तो ये बनना था इंटरेस्ट पहले साल का, पहले पीरियड का, पहले 2 साल के टाइम पीरियड का। और अगर हम लोग अगले 2 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपको पता है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बना होगा वो इसके अंदर ऐड हो चुका होगा। तो जब आप दूसरे साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो फिर मेरे भाई आपने यहाँ पे फिर दोबारा पी नहीं लिखना, पी इंटू 1 प्लस 0.09 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, यहाँ पे आपको पी नहीं लिखना, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट निकला है ये यहाँ पे ऐड करके लिखना पड़ेगा, राइट। यानी कि फर्ज करें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.06 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, तो हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। हमारे पास है जी 1.06, कैलकुलेटर का मोड क्लियर करते हैं जी। तो हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट क्लियर 3 इज इक्वल टू AC, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है जी 1.06 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये मेरे पास आना था जी 0.1236, तो ये बनना था 0.1236p। यहाँ पे मैंने क्या करना था, यहाँ पे मैंने अब वो अमाउंट लिखनी थी विच इज़ 0.1236p, ये तो इंटरेस्ट था इस साल का, प्लस p, यानी कि यहाँ पे ये वाला टाइम पीरियड लिखना था। तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन हम लोग जो है ना इसको जब सिंपल इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से चीज़ें ईजी हैं। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं तो हमने हर स्टेप की एक जो है ना वो एक लाइन टाइम लाइन बना लेनी है, उस टाइम लाइन के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। हम लोग आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 725 रुपये जो है ना ये आपने दिए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक साल के शुरू में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। आफ्टर 8 मंथ्स सम ऑफ रुपीज़ 362,50 इज मोर इज लेंट, यानी कि आपने साल के शुरू में तो दिए 725 रुपये, लेकिन जब 8 महीने गुजरे थे तो आपने कुछ और पैसे भी दे दिए 362 रुपये 50 पैसे, ये भी लोन दे दिया। तो एक दफ़ा ये पेमेंट हुई, दूसरी दफ़ा ये पेमेंट हुई, बट अच्छा जी उसके बाद ये पैसे मजीद आपने दिए बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर, जिस रेट के ऊपर आपने ये पैसे दिए थे ये वाला रेट उससे 2 गुना था। तो अगर हम कहेंगे कि दिस इज R देन दिस विल बी 2R, ओके। और कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शायद इसमें देखने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। अच्छा तो ये हो गया जी 725 रुपये और 362,50 रुपये। इसके बाद जो है वो उसने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल गुजरा यानी कि 12 महीने पूरे हुए, 33 रुपये 50 पैसे इज अर्न्ड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ लोन्स, इन दोनों लोन्स के ऊपर, एक लोन ये है और एक लोन ये है, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो मिला है जी 33 रुपये 50 पैसे, ठीक है जी। व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये यार आपने फाइंड आउट करना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा सीधा सा है। आपको पता है कि 725 रुपये जो है वो कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 12 महीनों के लिए। तो 725 रुपये जब 12 महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं, मंथ में अगर डाटा दिया हो तो उसको 12 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें आंसर जो है ना वो ईयर्स में मिले, और इसका जो रेट था वो R था। तो ये I = PRT हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रेट, अच्छा इसको थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखें उसने हमें बताया कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो है 33 रुपये 50 पैसे, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लोन 1, इंटरेस्ट ऑफ लोन A कह सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑफ लोन B
इस 33 रुपये 50 पैसे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑफ ए है ये किसका है, 725 रुपये का इंटरेस्ट है। तो 725 रुपये का इंटरेस्ट का फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी बनेगा। क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम लोगों ने आई इज इक्वल टू पी आर टी लिया। प्रिंसिपल था जी 725, रेट हमें नहीं पता था, आर था, और टाइम था जी 1 साल यानी कि 12 महीने। हम लोग अगर डाटा मंथ में दिया हो तो उसको 12 पे डिवाइड करके लिख देते हैं ताकि वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1, इंटरेस्ट ऑफ लोन 1। अगर हम दूसरे लोन के इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें भी वही फार्मूला लगेगा पी आर टी। प्रिंसिपल क्या था जी, इसका प्रिंसिपल था 362 रुपये 50 पैसे। अब रेट कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 2R था, आर ही तो हमने फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना था, टाइम था 4 महीने, तो 4/12 कर दिया। अगर टाइम मंथ्स में दिया होगा तो हमने उसको 12 पे डिवाइड करके फॉर्मूला में लिखना है। तो इस तरीके से ये भी इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है कुछ ऐसे बनी कि 725 इंटू आर इंटू 12/12 प्लस 362.5 इंटू 2R इंटू 4/12 दैट इज इक्वल टू 33.50। अब ये इक्वेशन आपके पास बन गया। अब आप इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, सॉल्व करें तो जनाब आप लोग जो है ना वो एक आंसर पे पहुंच जाएंगे। आगे चलते हैं जी। टाइप 6 कंपैरिजन इन लॉजिकल क्वेश्चंस। ये भी एक बड़ा मजे का जो है ना वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आसिम एंड अली कंपनी बॉट बॉन्ड्स ऑन 2 लाख 5 ईयर्स अगो। आज से 5 साल पहले आसिम एंड कंपनी ने एक बॉन्ड परचेज किया था। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखें जब आप किसी बंदे से लोन लेते हैं तो उसे तो हम लोन कहते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी किसी बंदे से लोन लेती है ना तो उसे लोन नहीं कहते, उसे बॉन्ड इशू करना कहते हैं। ठीक है जी। कंपनी ने 3 लाख रुपए रिसीव किए मेचोरिटी लेवल पे, मेचोरिटी डेट पे। ठीक है जी, यानी कि 2 लाख रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए और 5 साल के बाद आपको 3 लाख रुपए मिले। इंटरेस्ट रेट वॉज 8%। इंटरेस्ट रेट जो था वो 8% था। वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। जब आपको ये पता चलेगा ना कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर पाएंगे इजीली। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने एक डिसीजन लिया आप लोगों के क्वेश्चंस और उनकी बेसिस के ऊपर कि जो सेशंस हैं इनको मैं थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दूं। पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ एक सेशन रखा था जिसमें सारा मैंने चैप्टर 5 और 6 पढ़ाना था, लेकिन अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग इन सेशंस को तोड़ के ज़्यादा सेशंस में डिवाइड कर दें ताकि बच्चे इस सेशन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने अब ये डिसाइड किया है कि इस सेशन की जो वीडियोस हैं ये अब जो है ना वो फ़ौरन से अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए जो लोग सेशन को लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन सेशंस को आगे से ऑनवर्ड रेगुलरली लाइव आके लें और लाइव आके क्वेश्चंस के अंदर, सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना वो रोज़ाना की बेसिस पे ऊपर 1-1.5 घंटे का सेशन किया करेंगे ताकि जो सीरियस बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो और हम लोग ज़्यादा बच्चों को कवर करने की बजाय उन बच्चों को कवर करें जो कि वाकई ही पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जी। तो जनाब होगा ये कि हम लोग आज ये क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और एन्युटी और परपेचुटी का जो टॉपिक है वो कल मंडे को हम लोग 7:45 पे शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों ने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स वगैरह देखते रहें, इन क्वेश्चंस को करते रहें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। उसका फ़ायदा ये होगा कि पहले मेरा प्लान ये होता था कि मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करूँगा, लेकिन अब मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए फिर जो है ना वो हमें कुछ भी इतना टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। आज हम लोग जो है ना टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। कंपाउंड ये एन्युटी से पहले तक जितने क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस करोगे, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस को शेयर करोगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम लोग उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप लोगों का जो है ना वो इनपुट इस पे आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरा यही मकसद है कि जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं उनको मैं ज़्यादा
बेनिफिट दे सकूं, उनको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करने हैं, और अगर वो क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे सॉल्व तो हम लोग इंशाल्लाह उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर अगला सेशन शुरू करने से पहले हम लोग इसको जो है ना वो करेंगे। कल जो हमारा सेशन होगा 7:45 PM पे हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, और इस सेशन में हम लोग एनओटीज़ का जिक्र करेंगे। ठीक है जी, आज ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये करने के बाद मैं इंशाल्लाह इस सेशन को कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है जी, हम लोग आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आसिम एंड अली कंपनी बॉट ए बॉन्ड फॉर रुपीज 2 लाख 5 साल पहले। द कंपनी रिसीव्ड रुपीज 300,000 नाउ एट मेच्योरिटी लेवल, इंटरेस्ट रेट इज 8%, वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट। सवाल दिखने में बड़ा चुन्ना मुन्ना बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को तंग करते हैं। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर इस तरह का सवाल दोबारा आ गया तो हम क्या करेंगे, या क्या हमारी प्रैक्टिस कम है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो टीचर नहीं कराने होते हैं। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी होती है, आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, सवाल में देखिए एक चीज़ होती है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं बॉन्ड। देखिए, एक कम मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये एक दूसरे से लोन लेंगे तो हम उसे कहते हैं कि इसने लोन लिया है। लेकिन अगर एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त कौन सी कंपनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर चल रही है, हम लोग बात करते हैं जी कि यूरो स्टोर एक कंपनी है। यूरो स्टोर जब किसी बंदे से लोन लेगी तो उसे हम लोन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि यूरो स्टोर एक कागज़ के ऊपर साइन करेगी। वो कहेगी कि मैं मिस्टर आतिफ से पैसे ले रही हूँ और मैं इस बंदे से ये वादा करती हूँ, ये कंपनी वादा करेगी कि जनाब मैंने इस बंदे के जो है ना वो 2 लाख रुपए देने। अब मिस्टर आतिफ को 2 लाख रुपए देने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो तब होगा ना कि जब वो उसे 2 लाख ले और वापस उसको कुछ ज़्यादा पैसे मिले। तो इस सिचुएशन में आसिम एंड अली कंपनी ने एक और कंपनी का बॉन्ड परचेज किया है, और उस बॉन्ड को परचेज करने के लिए उन्होंने दिए 2 लाख रुपए, और जब उसको 5 साल के बाद पैसे वापस मिलेंगे तो उसको 3 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ये जो टाइम पीरियड था 5 साल का, इसके दौरान अगर आतिफ साहब ये बॉन्ड परचेज ना करते, बैंक में पैसे जमा करा देते, तो बैंक उस वक्त आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है, ये जो 8% इंटरेस्ट है ना, ये इस बॉन्ड का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट रेट इज 8% वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और नॉट। ये जो कंपनी है आसिम एंड अली कंपनी, इस केस में आसिम एंड अली कंपनी ने किसी और कंपनी का बॉन्ड परचेज किया है, और इस कंपनी की बात हो रही है आसिम एंड अली कंपनी की कि क्या ये प्रॉफिट में है या नहीं है। ये प्रॉफिट में तब होगी जब 2 लाख रुपए के ऊपर 5 सालों में 8% इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप 5 साल बाद की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 3 लाख रुपए से कम बनेगी। तभी तो हम कहेंगे ना कि आसिम एंड अली ने आज से 5 साल पहले एक अच्छा डिसीजन लिया था कि उसने बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया, उसने 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड परचेज कर लिया था। तो जनाब, जब एक कंपनी बॉन्ड परचेज करती है या कोई भी और काम करती है तो उसके पास एक और ऑप्शन ज़रूर ये होती है कि वो उस ऑप्शन को जो है ना वो बैंक उन पैसों को बैंक में जमा करा दे। बैंक उसको 8% इंटरेस्ट दे रहा है। अब 8% इंटरेस्ट रेट है बैंक का, ठीक है जी, और ये जो इंटरेस्ट है इसने नहीं बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। बैंक जो है वो आपको 8% के हिसाब से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो आई इज इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल है जी 2 लाख रुपए, रेट है 0.08 और टाइम है 2 साल, तो 16 दूनी 32 हज़ार रुपये। तो 2,32,000 रुपये जनाब इस बंदे को मिलने थे। अच्छा सॉरी 5 साल है, ठीक है जी, तो ये बनेगा जी 0.4, तो ये 2,80,000 रुपये बनेंगे। 2,80,000।
अब जरा देखें आसिम अली, अगर ये पैसे 2 लाख रुपए जो आज से 5 साल पहले थे इनके पास, वो बैंक में इन्वेस्ट करता तो 2,80,000 रुपए मिलने थे, राइट। लेकिन अब उसको मिले हैं 3 लाख रुपए। तो क्या कंपनी प्रॉफिट में है? ये आसिम अली कंपनी, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है? हम कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो उसको बेनिफिट हो गया ना, कि अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करता तो बैंक से उसको 5 साल के बाद मिलने थे 2,80,000, लेकिन उसने बैंक में इन्वेस्ट नहीं किए, उसने एक सर्टिफिकेट परचेज किया और उस सर्टिफिकेट के उसको जो है ना वो 3 लाख रुपए मिल गए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं कि इसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो जरा आप बताएं कितना इंटरेस्ट इसको, मतलब इसको कितना बेनिफिट हुआ, इसको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, ये जरा बताएं मुझे। एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको बैंक के ऊपर कितना हुआ? 20,000 रुपए का। अगर तो आपसे एक्स्ट्रा बेनिफिट पूछा जाए तो यू विल से कि जनाब बैंक से ऊपर हमें 20,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है। और अगर आपसे वो टोटल इंटरेस्ट पूछे कितना है, तो आप बताएंगे हाँ जी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लिया था, 3 लाख रुपए, तो 100,000 जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर जितनी इंक है उसे रिमूव कर रहा हूँ। हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। वो क्वेश्चन है जी, यू जस्ट वॉन ए प्राइज। ले जनाब, मुबारक हो, आपने एक इनाम जीता है। यू कैन ईदर रिसीव 1,000 टूडे और ₹1050 इन 1 ईयर। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपने डिसीजन लेना है, आपने कंपैरिजन करना है, आपने लॉजिकल वैल्यूज पे रहना है। और क्वेश्चन ये है कि आपके पास या तो आज 1,000 रुपीज़ हैं, या आज आप आज से 1 साल के बाद 1,050 रुपये ले लें, प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। विच ऑप्शन डू यू प्रेफर एंड वाई? इफ यू कैन अर्न 5% ऑन योर मनी। 5% है जी, ना उसने बताया सिंपल इंटरेस्ट है, ना उसने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम कहेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, 1,000 रुपये आप आज ले लें या 1,050 रुपये आज आप आज से 1 साल के बाद ले लें, इन दोनों अमाउंट्स का कंपैरिजन अगर आपने करना है तो फिर आपको उनको लाइकवाइज कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखें, ये जो है ना वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन का रूल है कि जब आप 2 डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे तो आपने उन दोनों को सेम पैमाने के ऊपर जो है ना वो चेक करना है। ठीक है जी, आपने उनको सेम पैमाने के ऊपर चेक करना है। अच्छा, आपके पास एक अमाउंट है 1,000 रुपये और एक है 1,050। अगर आप ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपया तो 1,000 रुपये का एक नोट मिलेगा, जबकि अगर हम 1,050 लेंगे तो 1,000 रुपये का नोट भी मिलेगा, 50 रुपये का एक और नोट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि 1,050 ले लेना चाहिए। लेकिन उनमें एक चीज को आप मिस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो पैसे आप आज रिसीव कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1,000 ही है, लेकिन जो आज से 1 साल बाद रिसीव कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू 1,050 से कम है। तो हम लोग जो पैसे आज रिसीव कर रहे हैं, जो पैसे आज से 1 साल बाद रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उन दोनों को पहले तो सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी। नॉर्मली आप किसी भी डेट पे उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। आप 1050 को पीछे लेके आएंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे 1 साल पीछे। तो हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है S = P × 1 + RT। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। हाँ जी, ये प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है। P इधर रहने दें, S/1 + RT कर लें। नहीं जनाब, तो जनाब 1,050 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.05, व्हाट इज द टाइम 1 ईयर। तो जब आप इसको करेंगे तो ये भी 1,000 रुपये ही बन जाएंगे। ठीक है जी, ये भी 1,000 रुपये ही बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1,000 रुपये अभी ले लें या आज से 1 साल के बाद 1,000 रुपये ले लें तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपये ही बनेगी, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कोई भी ऑप्शन बेनिफिशियल नहीं है, हम ये कहेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस का जो बेनिफिट है वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि आज 1,000 रुपये ले लें या आज से 1 साल के बाद 1,050 रुपये ले लें, इन दोनों का बेनिफिट सेम है, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम है। क्योंकि जब भी हम 2 डिफरेंट कैश फ्लोज का आपस में कंपैरिजन करेंगे, हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सेम है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमारे लिए सेम बेनिफिट लेके आएगी। मैंने देखा कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये दोनों ही छोड़ दें, क्यों? क्योंकि जो है ना वो इन दोनों में से किसी की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग 2 ऑप्शंस को आपस में
कंपेयर करेंगे तो फिर हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। तो रूल ये होगा कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसे चूज़ करेंगे, लेकिन अगर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैं उसे कहूँगा कि यार पता नहीं है, मुझे नहीं पता, तुम रहने दो, तुम अपना प्राइस अपने पास रखो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है जी कि इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट इसमें अप्लाई करेंगे? नहीं, हम इफेक्टिव रेट से नहीं अप्लाई करेंगे। इफेक्टिव रेट आप तब अप्लाई करेंगे जब आप दो इंटरेस्ट रेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ये तो आप दो कैश फ्लोज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि 1000 ले लें या 1050 ले लें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चे ने कहा जी कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगी? ऑप्शन बी क्या है जी? ₹1000 बिकॉज यू रिसीव इट सूनर। देखिए, हम लोगों ने ऊपर बड़ा सा बोल्ड भी किया और अंडरलाइन भी किया कि प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स आप ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा कैश फ्लो आपके लिए बेहतर है, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर तो यही है कि आज 1000 रुपये ले लें या आज से 1 साल के बाद 1050 रुपये ले लें, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है जी। इसलिए वी विल नॉट से कि हम ऑप्शन बी जो है उसको टिक करेंगे। ऑप्शन 1 में हमें जल्दी मिल रहे हैं, ऑप्शन 1 में नहीं, मतलब ऑप्शन बी में मेरे ख्याल, हाँ, जो पैसे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, ये तो बाद में बता रहा हूँ कि पैसे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें उससे गर्ज है कि जो पैसे हमें ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू वाले मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बड़ा बड़ा सा प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स दिया। और फाइनेंस के क्वेश्चंस के अंदर आप इस चीज़ पे डिसीजंस नहीं लेंगे कि ये पैसे हमें पहले मिल रहे हैं ये पैसे बाद में मिल रहे हैं, ये चीज़ का कंपैरिजन नहीं है। आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये 1000 रुपये का नोट जो है ना ये मुझे नया दे रहे हैं और वो जो 1 साल बाद 1000 रुपये का नोट मिलेगा वो मुझे पुराना मिलेगा, तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ। हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना वो फॉर्मूला डिसीजन लेना है। सर P इज इक्वल टू 1 P/1 माइनस RT और P, भाई क्या कर रहे हो? फॉर डिस्काउंटिंग ऑप्शन डी करेक्ट है। सलीम खान, आपने जो भी पूछा है पूरा एक मैसेज में क्वेश्चन टाइप करके लिखें तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम लोग आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंपैरिजंस और लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनसे आपके लॉजिक एबिलिटी जो है ना वो बनती है। आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के रूल्स, मैंने कंपैरिजन का जो रूल था वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जितनी भी ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 7, इन तमाम ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारी सेम पैमाने से जांची जाएं, सेम पैमाने पे मापी जाएं। अगर इनका पैमाना डिफरेंट होगा तो फिर आप उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात की कि जी जो इक्विवेलेंट रेट का जो फार्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इक्विवेलेंट रेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे ये सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड पे यू द हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट? इन सब में से हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट किसका होगा? एक है जी 6.05% कंपाउंड एनुअली, 6.01% कंपाउंड सेमी एनुअली, 5.90% कंपाउंड मंथली, 5.85 कंपाउंड डेली। आपको पता है कि अगर आपके पास जो है ना ये जो रेट दिए हुए हैं ये तमाम रेट्स नॉमिनल रेट्स कहलाते हैं। इन नॉमिनल रेट्स को जो है ना वो आपने इफेक्टिव रेट्स में कन्वर्ट करना है। तो 4 कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। जब आप 4 कैलकुलेशंस करेंगे तो इन चारों कैलकुलेशंस के बाद जो आपके पास जिस ऑप्शन का आंसर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका इफेक्टिव रेट सबसे ज़्यादा होगा, वो ऑप्शन आपने टिक करनी है। अच्छा, 4 कैलकुलेशंस हैं, 4 में से एक कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ऑप्शन ए वाली। बाकी तीनों कैलकुलेशंस अब आप लोगों ने अपने अपने घर में बैठ के करनी है। एनुअल रेट का जो फार्मूला है वो आपके पास है। आपने मुझे बताना है कि ऑप्शन बी में 6.01 कंपाउंड सेमी एनुअली जो है जब उसका इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो वो कितना होगा। ऑप्शन सी 5.90 कंपाउंड मंथली का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो वो कितना होगा। 5.85 का इफेक्टिव रेट निकालेंगे जो कंपाउंड डेली है जिसमें आपने N365 रखना है तो क्या होगा। देखें, सबसे मुश्किल काम तो मैं कर रहा हूँ। देखें, ऑप्शन नंबर 1 तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, बाकी ऑप्शन जो है ना वो आपने सॉल्व करनी है। पहली ऑप्शन जो है कंपाउंड एनुअली जो है इसका जो इफेक्टिव रेट है ना वो मेरे ख्याल से करते हैं। हाँ, देखें, मैंने मेंटली कैलकुलेशन करके बताइए कि इसका जो इफेक्टिव रेट है ना डैट इज 6.05 बनेगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि 6.01 कंपाउंड सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा जी। सलीम खान, आपने पूछा है सर सिंपल इंटरेस्ट के डिस्काउंट के लिए हम P/1 माइनस RT भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ S/1
1+RT जी कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये नहीं कह सकते कि P/1 - R⁻T, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं कर सकते। सरमद अब्बास ने कहा 6.01 बी का आंसर है जी 6.1। 6.01 कंपाउंड सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है जी 6.10 आ रहा है जी। ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6.10%। जी सी का इफेक्टिव रेट बताएं। बी का बहुत सारे बच्चों ने दिया है, सी का इफेक्टिव रेट है 6.06। डी का इफेक्टिव रेट बताएंगे। 6.02। तो उसने ये पूछा है कि हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट किसका है, तो वो जनाब ऑप्शन बी का मुझे लग रहा है जी 6.10 आपने बताया है। बहरहाल कैलकुलेशन आपके सामने है, आपको पता है कि किस तरीके से जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो बी मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है। एक दो तीन बच्चे कह रहे हैं जी सी करेक्ट आंसर है, सी कैसे करेक्ट आंसर होगा? हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो ऑप्शन बी का है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशंस की हैं। तो बहरहाल अगर कोई कैलकुलेशन में गलती भी आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी, बिल्कुल बी की जो है ना वो शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नताज जो है ना वो आना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है कि आज बहुत सारी दुनिया जो है ना वो इलेक्शंस में मसरूफ़ है। कुछ लोग जो हैं वो शायद ये वो जो जलसा हो रहा है आज, उस जलसे की वजह से इस्लामाबाद में नेट की जो है ना वो कुछ बंद किया हुआ इन्होंने। पीएसएल के मैचेस भी हैं। ओए होए बच्चे पीएसएल देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। आई कैप वाले जो है ना वो पीएसएल में से सवाल नहीं पूछते। आई कैप के भी वैसे 2-3 सवाल होने चाहिए पीएसएल के क्वेश्चंस के मतलब कि किसने किसको आउट किया, किसने कितने रन्स किए। तो फिर शायद मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के मैच देख रहा होता, बल्कि मैं आपको शायद मैच के नोट्स बना के दे रहा होता कि लें जनाब ये भी कर लें। ठीक है जी। पीएसएल कराची में है, तो लोग जो कराची वाले हैं वो तो खैर सारा पाकिस्तान ही इस वक्त पीएसएल देख रहा है। वैसे क्या चल रहा है ज़रा मैच का ज़रा मुझे बताएं। फाइनल आज होना है कि कल होना है? कल है, कुछ कह रहे हैं आज है। अच्छा लाहौर फिर जीत रहा है। एक बच्चे ने कहा इफेक्टिव का फार्मूला बताया सर, मैच को छोड़े। आज लाहौर और मुल्तान का मैच है जी, बिल्कुल ठीक है। सेमीफाइनल्स तो वैसे तो नहीं होते, प्ले ऑफ्स होते हैं, प्ले ऑफ होता है और फिर एलिमिनेटर्स होते हैं। लाहौर कल जीता था जी। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, तो रिकॉर्डिंग्स देखें, लाइव सेशंस जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग्स लेना मेरे ख्याल से ज़्यादती है, क्योंकि लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो बड़ी ढीली सी होती हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग्स ही पढ़ना है, रिकॉर्डेड ही पढ़ना है, तो वो वाला कोर्स पर है जो स्पेशली रिकॉर्डेड के लिए रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्डेड ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना, यानी कि जो ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किया गया है उसको लें, उसको पढ़ें। जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आपके पास फार्मूला कोड्स के नाम से जो है ना ये मैंने शीट कुछ शेयर की हुई है क्यूएम के फार्मूलाज की। तो मैंने कोशिश की थी कि जनाब क्यूएम के फार्मूले जो है ना वो तमाम एक पेज पे इकट्ठे किए जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बच्चों के साथ जो है ना वो क्लास में शेयर करता होता था कि आप लोग कोशिश करें कि एक पेज बनाएं और उस पेज के ऊपर जो है ना वो तमाम एक चैप्टर के फार्मूले लिख दें ताकि जो है ना वो आपको बेनिफिट हो। तो एक बच्चे ने एक दिन कहा कि सर आप कहते रहते हैं तो आप बना के दे देना। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, ये काम तो तुम्हें खुद करना चाहिए। लेकिन उसने कहा जी सर वो प्लीज़ वो हमें समझ नहीं आती कैसे बनाएं। तो मैंने कोशिश की है कि एक टॉपिक या एक चैप्टर से मुतालिक जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डाल के जो है ना वो एक एक जगह पे डाल के उनको जो है ना वो याद करने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ पे कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का जिक्र है, इक्विवेलेंट रेट का जिक्र है, एपीआर एनुअलाइज परसेंटेज रेट का जिक्र है। ठीक है, ये एनुटी के फार्मूले, एनुटी का आपस में कंपैरिजन है इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने जो कोई डिफरेंट टाइप के जो है ना वो डाटा ऑलरेडी बच्चों के साथ शेयर किया हुआ है। जैसे फीडबैक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनके सोल्यूशन है, तकरीबन 300 के करीब क्वेश्चन हैं फीडबैक के जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं और उनके सोल्यूशन मैंने बना के दिए हुए हैं। तो आप यहाँ तो अपने मोबाइल से ये जो QR कोड है इसको जो है वो स्कैन करें तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, या ये जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप फिर मेरी YouTube के चैनल पे पहुँच जाएंगे जिसमें ये वाली चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये अच्छी चीज़ है। अगर आप पॉसिबल है तो आप इसका कलर प्रिंट करा के आप इनको अपने पास रख सकते हैं। आते जाते रास्ते में जो है ना वो आप इसको देखें, इसको याद करें और इन फार्मूलाज को, ये वो तक सारे नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं ना वो मैंने सारे बड़ा मेहनत करके जो है ना वो यहाँ पे
डाल दिए हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप किसी और चैप्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर नंबर 10 और 13 पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये चैप्टर नंबर 10 और 13 के जो है ना वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस वगैरह, और फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये डाल दिया, रिग्रेशन इक्वेशन डाल दी। अच्छा जी, कुछ बच्चे अभी मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आपके नोट्स वगैरह कहाँ पे हैं, तो ये नोट्स देखें यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको नोट्स यहाँ से नज़र आ जाएंगे। फिर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जितनी बातें थी, जितने उसके आउटकम्स थे, जितने फार्मूलाज थे, रैंक कोरिलेशन क्या होता है, फार्मूले क्या होते हैं, टाई इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है ना वो सारी डिज़ाइन की हैं। ये मैंने खुद डिज़ाइन की हुई हैं। हर शीट के ऊपर तकरीबन काफ़ी मतलब 2-2 3-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि सारी बात है कि इसमें हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है। तो ये कॉपी पेस्ट से ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला था काम। तो ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि ताकि बच्चे इसका कलर प्रिंट निकलवा सकें, और इसका कलर प्रिंट निकलवा के अगर आप चाहें, फर्ज करें कि अगर आपकी कोई स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल पे सामने दीवार पे इनको जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि हम लोग एक ही पेज बनाएं जिसमें पूरे के पूरे 19 चैप्टर के तमाम फार्मूले हो, यानी कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक पेज पे डाल दें। लेकिन वो कोई इतना बेनिफिशियल चीज़ मुझे समझ नज़र नहीं आती, क्योंकि उसका वो उतना बड़ा प्रिंट नहीं करा सकते या उतना बड़ा चार्ट ही नहीं। तो मैंने एक पब्लिशर से भी बात की थी, मैंने कहा जी ये मैंने शीटें बनाई हैं, तो अगर इसका कोशिश करें एक बड़ा सा चार्ट बना दें। तो उन्होंने कहा यार बच्चे कहाँ परचेज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये बस एम ही एक जज्बाती सा डिसीजन होगा। तो फिर हमने कोशिश किया है कि एक A4 साइज़ के पेपर के साइज़ के हिसाब से मैं इसको बना दूं। आप इनको जो है ना वो कलर प्रिंट करा सकते हैं। कलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराएंगे ना तो ये आपके लिए जो है ना वो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको इसका, क्योंकि वो सारे कलर्स जो है ना वो फिर डार्क शेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहरहाल हम लोग ये चीज़ें आप देखें। इसके अलावा ये जो मैंने एक्सेल की फॉर्मूला शीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसमें ये तमाम चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इसके फॉर्मूले हैं। अभी हमने यहाँ पे इसको यूज़ भी करके देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको कैसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये एनुटीज़ हैं, तो ये एनुटीज़ के अंदर आपके पास कोई भी एनुटी है, आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे अंदर पुट करें तो जो रेलेवेंट आउटकम्स है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। एक्सेल के फॉर्मूले मैंने लगाए हुए हैं, ये मैंने अपने फ़ायदे के लिए लगाए थे कि जनाब मैं इन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकूं, बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा कैलकुलेटर ढूंढता रहूं। मैं शीट ओपन करता हूं, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूं, क्वेश्चन के जो आंसर्स बनाने हैं वो बना सकता हूँ। IRR की कैलकुलेशन के लिए मैंने ये वाली शीट बनाई हुई है, जहाँ पे आपने जो है ना वो कैश फ्लोज एंटर करने हैं, पीरियड्स एंटर करने हैं, परसेंटेज रेट एंटर करने हैं, तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली उसका IRR कैलकुलेट हो जाएगा। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट टाइप के जो है ना जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस के फाइनल आंसर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है तो आप एनुअल रेट यहाँ पे लिखें, एन यहाँ पे लिखें, तो आपका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने ये एक्सेल की शीट इसलिए बनाई हुई है ताकि आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को चेक कर सकें। ये भी शीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अगर आप लोग जब स्टडी कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। हम लोग चले जाते हैं वापस अपने सेशन के ऊपर और उस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जी। हम लोगों ने ये सवाल कर लिया, इसके बाद एक ही शायद और सवाल होगा कि ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। जो बच्चे मेरे से नोट्स पूछ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर किया हुआ है, और आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप एक G ड्राइव के फोल्डर पे चले जाएंगे। उस G ड्राइव के फोल्डर के ऊपर जो है ना वो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे मैं साथ साथ में शेयर करता रहता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन होगा जी, जिसको अब हमने डिस्कस करना है फ्रॉम करंट स्लाइड। हम उसको शुरू करेंगे। बैंक बी इज ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड सेमी एनुअली। एक बैंक बी है जो 15% सेमी एनुअल इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। बैंक डी इज एंटरिंग द मार्केट, अच्छा, and wants to attract the investors, अच्छा, it has also decided to give interest on monthly compounding। अगर वो monthly compounding के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, at least what rate of interest should be offered to attract investors from bank B। इन्वेस्टर जो है वो बैंक बी में पैसे अपने इसलिए जमा कराते हैं कि बैंक बी उनको 15% कंपाउंड सेमी एनुअली इंटरेस्ट देता है, राइट। अच्छा, बैंक डी आ रहा है जी मार्केट में, वो कितना रेट ऑफर करे, ठीक है जी, ताकि इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इन्वेस्टर्स बैंक बी से पैसे निकलवाएं और बैंक डी में जाके पैसे डाल दें। अच्छा, अब
बैंक डी के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो 0% इंटरेस्ट, मतलब वो ऐसे करे कि वो कहे कि जी ये 15% दे रहा है, मैं आपको 50% इंटरेस्ट दूंगा, 100% इंटरेस्ट दूंगा, 125% इंटरेस्ट दूंगा। यानी कि बैंक जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करने की कोशिश करेगा, बट द थिंग इज के बैंक इतने ज़्यादा रेट ऑफर नहीं कर सकता। एक्चुअली मार्केट में 15% इंटरेस्ट चल रहा है, तो बैंक जो है वो कोशिश करेगा कि इतना रेट ऑफर करे जो इस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचें और इधर आ जाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बैंक डी क्या रेट ऑफर करे कि जो एग्जैक्टली 15% कंपाउंड सेमी एनुअली के इक्वल है। और जो रेट 15% कंपाउंड सेमी एनुअली के इक्वल बनता है, और ये कितनी कंपाउंडिंग देना चाह रहे हैं, मंथली कंपाउंडिंग देना चाह रहे हैं, तो हमने देखना है कि ये दोनों बराबर कैसे होते हैं। तो हम लोग ये करेंगे कि 15% कंपाउंड सेमी एनुअली का एक इफेक्टिव रेट निकालेंगे, और उस इफेक्टिव रेट को रखते हुए इसका नॉमिनल रेट निकाल लेंगे। ठीक है, और वो जो नॉमिनल रेट होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी कि उससे 1% या 0.1% हमने ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो ऑफर करना है बैंक डी ने। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन जो है ये वीडियो के लिंक पे अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। डिक्रीजिंग रेट्स की अगर हम बात करें, देखें नॉर्मली हम लोगों ने जो इंटरेस्ट की बात किया वो ये किया है कि हर साल उसमें कुछ कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन जो डिक्रीजिंग रेट्स होते हैं, इस तरह के भी एक दो क्वेश्चंस जो है ना वो देखे गए, वो ये क्वेश्चंस थे कि उसमें कुछ रिडक्शन आती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राशिद साहब ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए 60,000 एक कंपनी में, लेकिन उनको ये पता चला कि उनके पैसे 6% ऑफ द वैल्यू पर एनम वैल्यू लूज कर रहे हैं। 2 सालों के बाद उसने डिसाइड किया कि जितने पैसे उसके पास बच गए हैं उतने वो निकाले और 4% कंपाउंड इंटरेस्ट ट्वाइस ए ईयर पे इन्वेस्ट कर दें। ही वुड रिकवर हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन कितने सालों में वो अपने ओरिजिनल पैसे रिकवर करेगा। अब ये जो सवाल है ये बड़ा मजे का सवाल है। उसे पता चला कि जनाब उसने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक जगह पे, जहाँ पे उसको पता चला कि जो रेट है वो -6% है। क्यों? क्योंकि पैसे अपनी वैल्यू लूज कर है, और ये कंपाउंड है, क्योंकि पैसे जितनी उसकी वैल्यू साल के शुरू में होती है उससे रिमेनिंग लूज करते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ से हमें पता चला। और उसने क्या किया, 2 साल गुजरने के बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जितने पैसे बचे हैं वो यहाँ से विड्रॉ कर ले और उनको एक और जगह पे इन्वेस्ट करे, विच इज़ 4% कंपाउंड सेमी एनुअली। तो कितनी देर के बाद आपके पैसे दोबारा 60,000 रुपये हो जाएंगे, ये सवाल है। ठीक है, यानी कि पैसों की वैल्यू कम हो रही है। जब पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है तो रेट माइनस लिखते हैं, बाकी हर चीज़ बिल्कुल सेम होगी। यानी कि आपके पास P दिया हुआ है, आप S फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो फॉर्मूला विल बी S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। ओके, S जो है वो आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल है जी 60,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है जी -0.06, और टाइम कितना है जी 2 साल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.06। तो जब आपके पास S निकलेगा तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब फर्ज करेंगे ये अमाउंट निकल रही है 1.06 रेज़ टू पावर 2 इंटू 60,000, फॉर एग्जाम्पल 55,000। ठीक है, सैम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। अब आपने दूसरे स्टेप में ये टाइम फाइंड करना है कि ये पैसे 60,000 रुपये 4% रेट के हिसाब से सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के साथ, ट्वाइस ए ईयर कंपाउंडिंग के साथ कितनी देर में 60,000 रुपये दोबारा बन जाते हैं। अब इसका फर्ज करें आंसर आता है जी 2.54 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि 2 साल पूरे लगे और तीसरे साल का भी 0.54 लगा, तो जनाब हम कहेंगे कि तीसरे साल के एंड पे, मतलब तीसरे साल के दौरान इसके पैसे दोबारा 60,000 रुपये पूरे हो जाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो कि हमने किया। हाँ जी, एक बच्चे ने बताया कि जी आता है जी 5301.6। तो जब हम इसको जो है ना वो 60 ईयर्स के साथ करेंगे तो आप बताएं कि हाँ जी ये बिल्कुल 3rd ईयर में पैसे जो है ना ये रिकवर होंगे। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि आप देखें कि पैसे की वैल्यू अगर
रिड्यूस हो रही है, अगर पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं, तो अगर पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग रेट को माइनस कर देंगे। तो जब डिक्रीजिंग रिटर्न आते हैं तो जो है वो एक बच्चे ने कहा जी 53,016 ठीक है जनाब। और ज़रा टाइम भी मुझे बता दें कि ये टाइम कितना निकलेगा अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें। डिक्रीजिंग रिटर्न के केस में या डिक्रीजिंग रेट्स के केस में ये 3.12 बनता है जी, 3.12 ईयर्स में। इसका मतलब ये है कि 3 साल पूरे लग गए और चौथे साल का भी 0.12 पार्ट लगा। तो आपका करेक्ट आंसर फिर थर्ड ईयर नहीं होगा, फिर आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ईयर, कि चौथे साल में जो पैसे हैं ना ये पूरे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो अब आप लोगों ने सारे करने हैं, और कल हम लोग इंशाल्लाह 7:45 पे दोबारा मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे एनुटीज़ की, कि एनुटीज़ क्या होती हैं और इनको किस तरीके से जो है ना वो हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चंस अब आप लोगों ने जो करने हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक जो है ना वो क्वेश्चन शेयर किए होंगे। ठीक है जी, आप लोगों के पास जी क्वेश्चन बैंक चैप्टर 5 एंड 6 आप लोगों ने क्वेश्चन शुरू करने हैं। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, नोट्स दिए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, फिर रेट्स के कंपैरिजन, इफेक्टिव एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सामने लिखा है सॉल्व इन वीडियो 3.3 ऑफ फुल कोर्स। तो बहरहाल ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए नोट्स बनाए थे मैंने जो कि मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ, जिन्होंने नियर पेयर के ऊपर। बहरहाल आप फिर भी जो है ना वो इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर तरह के क्वेश्चन जो है ना उनको डिस्कस किया है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन येलो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये एक क्वेश्चन जो है ना ये आपने नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन येलो हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते जाएंगे। आपने ये तमाम क्वेश्चंस करने हैं जी। ये क्वेश्चंस कहाँ तक जाएंगे मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँ कि कितने सवाल आपने करने हैं। एनओडी से पहले पहले तक आप लोगों ने सवाल करने हैं। ये शायद एनओडी के क्वेश्चन शुरू हो गए थे यहाँ से। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए ताकि आपके पेजेस कम लगें, वरना अगर मैं इसको जिस तरीके से प्रॉपर बुक फॉर्मेट होता है अगर मैं उस तरीके से प्रिंट करूँ तो शायद ये एक सबसे मोटी बुक बन जाए। ठीक है जी। तो एनओटी से पहले तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, 92 तक क्वेश्चन आपने करने हैं। सो दिस इज़ योर टारगेट कि आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 92 तक जो है ना वो क्वेश्चन अब आप लोगों ने करने हैं। इंशाल्लाह कल जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग एनओटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। आप लोगों ने उस वक्त तक जो है वो ये फाइनेंस के फार्मूला शीट्स वगैरह, ये टेबल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को आपने देख लेना है, और इंशाल्लाह फिर जो है ना वो अब हम कल मिलेंगे।